बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। एटॉमिक मॉडल के बारे में साइंटिस्ट को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। एटॉमिक मॉडल के बारे में डिसाइड ही नहीं हो रहा था, कंक्लूजन नहीं हो रहा था कि क्या एटॉमिक मॉडल होना चाहिए, एटम का मॉडल क्या होना चाहिए। तो इस रेस में साइंटिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की। इससे प्रीवियस हमारी पुलिंग थ्योरी थी जिसको रद्द करके रदरफोर्ड ने अपना सिक्का जमाना चाहा। उसमें वो क्या कहता है, रदरफोर्ड ने जो हमारे पास गोल्ड फॉइल ली, उसका एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। उसने क्या किया, उसने एक गोल्ड फॉइल ली, यानी कि सोने का बारीक वर्क लिया जिसकी मोटाई कितनी थी, जिसकी मोटाई 0.0004 सेंटीमीटर, यानी बहुत थिक, बहुत बारीक उसने वर्क लिया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए। हम ये भी देखेंगे उसने हीलियम अल्फा पार्टिकल्स लिए ऑफ पोलोन, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से उसने यानी कि हासिल किए थे, पोलोनियम या रेडियम। आपको पता है जो पोलोनियम होता है ना, पोलोनियम या रेडियम, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो 82 से प्लस है। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से प्लस है वो रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी कि वो खुद ब खुद रेस खारिज करते हैं, उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। उसमें से जिसने ले लिया उसके रेंज में हम देखते हैं, उसने हीलियम पार्टिकल के जो है ना निकले लिए। उसने ये है गोल्ड फॉइल, उसके जो एटम है उसने उस पे गिराए गोल्ड फॉइल पे। उसने देखा कि जो मैनी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे, वो गोल्ड फॉइल से सीधे गुजर गए, ठीक हो गए, और कुछ बहुत रेयर, बहुत ही कम जो थे वो बेंट हो गए, यानी कि टकराने के बाद वापस मुड़े, और उससे भी कुछ परसेंटेज में ज्यादा जो बेंट हुए थे उसके से थोड़ी सी परसेंटेज से ज्यादा काम ही थे जो बेंट हुए, यानी कि कुछ थोड़े से एंगल पर जो मुड़ गए थे। इस तरह उसने कंक्लूड किया। आगे उसने बच्चे हमारे पास ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है जो कि इसका जो अक्स देती है हमें आगे, जिससे हम पता चलाते हैं कौन सी रेस कितनी रेस आगे स्ट्रेट उससे जाके टकराएगी और कितनी बेंट होगी और कितनी बाउंस बैक होगी। उसने ना अल्फा पार्टिकल कितने तकरीबन 20,000 अल्फा पार्टिकल्स बम की बारमेंट करवाई थी। उसके रिजल्ट्स क्या निकले, उसके नतीजे में उसने जो रिजल्ट्स उसने देखा एट द एंड क्या पंगा था, यानी कि इस जो सारे एक्सपेरिमेंट से उसे क्या सूझबूझ उसे आई, सारा उसने ये रिजल्ट्स में बताया हुआ है हमें। नंबर 1 वो कह रहा है मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी। उसने इससे कंक्लूड किया कि जो ज्यादातर एटम का जो हिस्सा है ना वो खाली है। ये देखना, वैसे है तो खाली है हमारे पास रियलिटी में। क्यों उसने ये कैसे कंक्लूड किया, उसने देखा कि जब ज्यादातर जो रेज हैं वो सीधे गुजर रही हैं, सीधे जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि आगे खाली जगह है जो उससे टकरा ही नहीं रही। तो वहां से उसने ये कंक्लूड किया कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। नेक्स्ट, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। उसने बच्चे ये देखा, जब उसने देखा कि बहुत ही कम, बहुत वेरी रेयर जो रेस थी अल्फा पार्टिकल्स की वो बाउंस बैक होगी, तो उसने कंक्लूड किया कि न्यूक्लियस का साइज, फिर क्योंकि न्यूक्लियस हार्ड है तो उसने कहा न्यूक्लियस का जो है ना वो साइज बहुत छोटा है। थर्ड में बेंडिंग न्यूक्लियस हार्ड, जब वो बेंड हुई थी कुछ बहुत ज़्यादा बाउंस बैक हुई थी, उसने देखा कि कोई ना कोई हार्ड चीज़ होगी, बहुत सख्त चीज़ होगी जिससे टकरा कर ये फुली तौर पर बाउंस बैक पीछे को मोड़ रही हैं। तो इससे उसने कंक्लूड किया कि बहुत जो न्यूक्लियस है ना वो हार्ड है और डेंस है करना। नंबर 4 प्रॉपर्टी जो रिजल्ट है उसका, बेंडिंग शोज दैट देयर इज पॉजिटिव चार्ज। बेंडिंग से पता क्या चलता है, आपको पता है कि ये हीलियम पार्टिकल के न्यूक्लियाई थे पॉजिटिव चार्ज रखते थे। आपको पता है कि पॉजिटिव को रिपेल करता है, जब सीधा जाकर उससे टकराएगा तो वो उसको रिपेल करेगा। आपको पता है पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव जो है वो नेगेटिव को रिपेल करता है, एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नंबर 5 में जो रिजल्ट वो कह रहा है, कहता है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। उसने ये भी कंक्लूड किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स आता है ना वो न्यूक्लियस में जो रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। एटम इज न्यूट्रल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, उसने ये भी कंक्लूड किया, और आप भी हम जानते हैं ये जो बात है वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिसने किसी एटम में
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन, या जितने प्रोटॉन उतने ही उसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एज ए होल जब प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इसका मतलब है कि एज ए होल एटम जो है वो न्यूट्रल। सो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि एटम एज ए न्यूट्रल है। सो ऑल फंडामेंटल पार्टिकल, जितने हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इनमें जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये अभी शेल का तस्वर नहीं बता रहा, लेकिन वो शेल में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। सो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको एटम के न्यूक्लियस के तौर पर जाना जाता है, यानी कि हम उनको न्यूक्लियस के तौर पर जानते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के अलावा ये तमाम जो न्यूक्लियस हैं, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। अच्छा, इसने ये तो बातें बता दी, लेकिन इसमें भी खामियां थी। इसने कुलम प्रोटीन को रद्द किया था, लेकिन आगे आने वाले साइंटिस्ट ने इसको भी रद्द किया, क्योंकि साइंसदान अगर किसी की एक गलती भी मिल जाए, तो आपको मैंने बताया था कि वो मिस्टेक्स ढूंढते हैं, किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, वो कोई ना कोई फॉल्ट ढूंढते हैं, अपना सिक्का, अपना नाम बनाना चाहते हैं। सो उसमें भी कुछ डिफेक्ट्स थे, यानी कि खामियां थी, नकाइस थे। सो क्लासिकल थ्योरी उसने बुनियाद बनाकर इसको बताया था रदरफोर्ड ने, जो जिसका मतलब ये है कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन जो है शेल्स में अगर कंटिन्यूसली घूमता हुआ एनर्जी खर्च करता है, तो इसका मतलब है कि उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। जैसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है अगर घूमता हुआ एनर्जी मुसलसल खारिज करे, यानी कि उसने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को जो है ना वो वजूद बनाया था, तो वो लगातार एनर्जी अगर खार्ज करता जाएगा, एट द एंड वो एटम जो न्यूक्लियस में जा टकराएगा और एटम तबाह हो जाएगा। तो ये उसमें डिफेक्ट था। नंबर 2, इट विल शो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम रेदर इट शोज लार्ज स्पेक्ट्रम। कि एटम को क्या है, वो तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो करवाना चाहिए, लेकिन हमारे पास अब रियलिटी में बाद में साइंटिस्ट ने निकाला कि वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करवाता है। इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि जो उसकी बात कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वाली वो गलत है, ठीक है, क्योंकि वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करवाता है। लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में मैं स्टूडेंट्स आपको गाइड करना चाहता हूँ। उसमें हमारे पास देखें, ये हमारे पास एक प्रिज्म होता है, हमने वाइट लाइट उस पर फॉल करवाई, ठीक है। इस वाइट लाइट आपको पता है 7 कलर्स पर मुश्तमिल होती है, उसमें से 7 कलर्स की वेवलेंथ जो है ना वो खर्च हुई। इसमें से हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में ये जो लाइंस होती हैं ना आपस में मिक्स अप हो जाती हैं, कोई भी 2 लाइंस आपस में मिक्स अप हो जाती हैं, तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की हम वेवलेंथ के तौर पर उसको समझ लेते हैं। जबकि लाइन स्पेक्ट्रम में ये 2 लाइंस होती हैं, ये जो लाइंस आपस में ये डार्क लाइंस से ये स्पेस्ड होती हैं, जिससे हम डिस्क्रीट होती हैं, वाज़ेह होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो है ना वो लाइन स्पेक्ट्रम है। ठीक हो गए। वैसे बचे हमारे पास एटम जो है ना वो रेली तौर पर लाइन स्पेक्ट्रम शो करवाता है, यानी कंटिन्यूस एनर्जी खर्च नहीं करता। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बोहर का टर्म बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उसने ये जो है एक्सप्लोर किए थे। ठीक हो गया। मज़ीद जो इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन हैं, सवालात हैं, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मज़ीद लेक्चर के लिए आप हमारा जो है ना यूट्यूब लेक्चर जो चैनल है उसको मज़ीद सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।